कल हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे थे माइक्रोबायोलॉजी को ज़्यादा फोकस किया। मैंने बताया कि थर्ड ईयर के अंदर एक मेजर सब्जेक्ट है आपका पैथोलॉजी, उसमें दो पोर्शंस आप करेंगे। एक पैथोलॉजी है जनरल पैथोलॉजी और दूसरा है यानी रॉबिन्स जो आप इतना बड़ा लेते हो ना, उसका मुश्किल से आपको 1/3 या समझ लो 40% वो जनरल पैथोलॉजी। रिमेनिंग है आपका सिस्टम है स्पेशल पैथोलॉजी, वो पूरा का पूरा 4th ईयर। इसका मकसद है कि ये नहीं कि सिर्फ रॉबिन्स में आपको वो 40% करना है, आपको लेविंसन आपको पूरा करना है, वो फिर थर्ड ईयर के साथ ही मौजूद है, वो फिर 4th ईयर में नहीं। 4th ईयर में टोटल स्पेशल पैथोलॉजी पूरा पेपर से। अब यहाँ पर हम देखें कि इस वक्त जब आप जनरल पैथोलॉजी, कल मैंने आपको बताया था माइक्रोबायोलॉजी में आपको ये सारा करना है, उसमें फिर 4 पोर्शंस आपको बताया है, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फंगस यानी माइक्रोबायोलॉजी। ये हमने आपको माइक्रोबायोलॉजी में बताया, और उसका रेशो क्या है एक अंदाजे से आपको एक आइडिया होगा कि उसका कितना रेशो है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। अब उसके बाद एक पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी। अब जनरल पैथोलॉजी में आप देखें कि जैसे मैंने बताया पहले कि अगर आप पैथोलॉजी को आप इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो पैथोलॉजी नाम से ही जाहिर है, इट इज एक्चुअली द लॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ द पैथोस। पैथोस मींस सफरिंग्स, यानी जो फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म्स आपके बॉडी में हैं, उन फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म्स अगर डिरेंज हो जाए तो डेफिनेटली बॉडी के वो जो मैकेनिज्म है, नॉर्मल मैकेनिज्म, वो जाहिर अपसाइड डाउन हो जाएगा, वो एबनॉर्मल हो जाएगा। उसको जब आप स्टडी करोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज पैथोलॉजी। मींस दोज फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म जो आप पहले पढ़ चुके हैं, नॉर्मल आप एनाटॉमी कर चुके हो, उससे रिलेटेड फंक्शंस कर चुके हो, क्योंकि हिस्टोलॉजी की है आपने, और ये सारी जब चीजें आप कर चुके हो, तो ये नॉर्मल था जो अभी तक आपने किया, लेकिन साथ में आपने उनके क्लिनिकल कोरिलेट्स, रिलेवेंस भी की है साथ साथ, ताकि आपका एक माइंड बन सके कि हम दरअसल उनकी नॉर्मल को पढ़ने नहीं आए, हम दरअसल उनकी डिरेंजमेंट को पढ़ने आए हैं, और सिर्फ पढ़ने नहीं आए बल्कि उनको हम डिटेक्ट भी करने आए हैं, इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद सिर्फ इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, उनके लिए हमें थेरेपी भी सजेस्ट करनी है। इसका मकसद ये है कि आपने इसको यहाँ पर देखना है। ये पैथोलॉजी जो है ये बेसिकली बेसिक साइंसेस और क्लिनिकल साइंसेस को बीच में लिंक करती है एक तरह से। अब देखिए, आपको 5 इयर्स आप जब स्टडी करते हो तो 2 साल आप पढ़ते हो बेसिक्स, जिसमें आप क्लिनिकल रिलेवेंस बताई जाती है आपको कि ये जो आप बेसिक पढ़ रहे हो तो इसके से रिलेटेड क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है। अब देखिए, आप उमूमन आप एक नॉर्मल पढ़ते थे, आप कहते हैं हमें क्लिनिकल पढ़ने हैं सर, आप क्लिनिकल पढ़ रहे हैं, देखिए क्लिनिकल अब 3rd ईयर तक भी नहीं आया है, ये 4th ईयर में सिस्टमिक पैथोलॉजी में क्लिनिकल खुल के सामने आ जाएंगे, पूरी डिजीज आ जाएगी। तो इसका मकसद है कि जब आप उस वक्त यहाँ पर कर रहे थे नॉर्मल, तो उस वक्त आपको नॉर्मल पे ज्यादा ध्यान देना था, क्योंकि क्लिनिकल तो आगे आएगा, अभी भी नहीं आया है 3rd ईयर में। अभी 3rd ईयर में जब आप करेंगे आप ये जनरल पैथोलॉजी, तो जनरल पैथोलॉजी में आप करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट द पैथोलॉजी। अब भी आप डिजीजेस नहीं करेंगे, यहाँ एग्जाम्पल्स देंगे हम, ये और बात है, हमने एनाटॉमी में एग्जाम्पल्स दिए, तो यहाँ कैसे नहीं, तो हमने एग्जाम्पल्स यहाँ देने हैं, वो तो देंगे हम, लेकिन हम यहाँ ये नहीं करेंगे कि हमें पेप्टिक अल्सर करना है या हमें ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा पढ़ना है पैथोलॉजी में, यहाँ जनरल पैथोलॉजी हमें जनरल प्रिंसिपल्स करने हैं। पूरा साल ये 10 चैप्टर जो आपको जनरल पैथोलॉजी के करने हैं, जिसमें मैंने बताया कि जो पहला चैप्टर है हमारा वो है सेल इंजरी, लेकिन सेल इंजरी के साथ जो उसका पहला पोर्शन है वो है सेलुलर एडाप्टेशंस। अब यहाँ पर आप देखें पैथोलॉजिस्ट मूवमेंट कैसे डायग्नोस करते हैं डिजीजेस को, और ये कैसे थेरेपी सजेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट सजेस्ट कैसे करते हैं। सजेस्ट में आपको आखिर में लिखेगा ज़ाहिर ट्रीटमेंट के लिए इनिशियल ये नहीं लिखेगा, लेकिन सजेस्ट करेगा। तो ये अगर यहाँ पर आप देखें कि आप कैसे पैथोलॉजिस्ट कैसे डायग्नोस करेगा, पैथोलॉजिस्ट डायग्नोस करेगा, एक तो ये कि जैसे चले पहला देखिए कि बायोकेमिकल अल्टरेशंस इन द बॉडी फ्लूइड्स। बायोकेमिकल अल्टरेशन बॉडी फ्लूइड्स के अंदर अगर कोई बायोलॉजिकल, हमें पता है कि यूरिन की कंपोजिशन ये होती है, या आप बायोकेमिस्ट्री में कर चुके, आपको पता है कि ब्लड की कंपोजिशन ये ब्लड में आप फिजियोलॉजी में कर चुके, ये ब्लड के नॉर्मल सेल्स होते हैं, ये उसके प्लाज्मा प्रोटीन से फलां ये आपने किया हुआ है। एक नॉर्मल ब्लड पिक्चर जो होती है, सीबीसी को कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड सेल्स जो है, और उसके साथ साथ ये सारी ये सार वगैरह ये सारा नॉर्मल आपको पता है। इसके अंदर कोई डिरेंजमेंट होगी तो उसका मकसद ये हो गया कि उसका कोई उसके अंदर बायोकेमिकल या सेलुलर अल्टरेशन हो गई अगर उसके अंदर, तो वो जो अल्टरेशन हुई है ये पैथोलॉजी। अब वो काज किसने किया है बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमें पता चल गया ब्लड के अंदर। आप यहाँ पे देखिए ब्लड का, आप यहाँ पे देखिए ब्लड सीपी करा गया है, तो ब्लड सीपी करा गया है कि वहां आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस आरबीसी की काउंट कम है,
उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका एमसीवी कम है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम कम है, एमसीएचसी कम है। आप समझने की शायद हो सकता है कि यार डेफिशिएंसी हो सकता है। तो इसका मकसद ये है कि आपको उस फ्लूइड की बायोकेमिकल अल्टरेशन से और बाकी चीजों से, सेल्यूलर अल्टरेशन से हमें पता चल जाएगा कि इसको ये डिजीज हुई है। इसका मकसद है कि डायग्नोसिस में हमें मदद मिली है पैथोलॉजी के थ्रू। पैथोलॉजी से हमने ये किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, जैसे यूरिन को कलेक्ट करके उसकी यूरिन डिटेल रिपोर्ट ले लें, स्टूल को कलेक्ट करके उसकी डिटेल रिपोर्ट ले लें। पेरिटोनियल फ्लूइड है, असाइटिस है फॉर एग्जांपल, हमें पता नहीं है कि ये असाइटिस जो है, हमने यहाँ पर उसको पल्पेट करके देखा तो पेन नहीं है। हमेशा हुआ कि ये इन्फ्लेमेशन नहीं है, इसको इन्फ्लेमेशन में पेन होता है, टेम्परेचर भी उसको नहीं है, हो सकता है कि ये इन्फ्लेमेटरी ना हो। फिर अब हमें कैसे पता चला कि इन्फ्लेमेटरी है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर पैरासिंथेसिस करेंगे, नीडल डाल के वहाँ से हम कुछ फ्लूइड रिकवर कर लेंगे। तो 10 ml अगर आपने फ्लूइड रिकवर कर लिया वहाँ से, तो उसको लेबोरेटरी में भेजेंगे, उसको हम पूछेंगे इसकी आप कंपोजिशन करें, तो पेरिटोनियल फ्लूइड एनालिसिस करें। अब पेरिटोनियल फ्लूइड एनालिसिस में वहाँ जाके हमें पता चला कि इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है इसमें, उसके अंदर सेल्स भी हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया भी है। तो सीधा सीधा पता चल गया कि ये ट्रांसुडेट नहीं है, ये एक्सुडेट है। और एक्सुडेट हमेशा इन्फ्लेमेशन में होता है। इसका मतलब है कि ये इन्फ्लेमेटरी एसाइटिस है, और इन्फ्लेमेटरी एसाइटिस है तो फिर आप एंटीबायोटिक ये वो क्लिनिशियन समझ जाएगा। वरना क्लिनिशियन ये समझता था कि सिर्फ फ्लूइड है, ये एसाइटिस है, और एसाइटिस सिर्फ जिसमें सेल ना हो, प्रोटीन कम हो, तो इस किस्म का एसाइटिस जो होता है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिक्रीज द अनकोटिक प्रेशर। वो इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये सिर्फ लिवर या इस किस्म के मसले हैं। इसका मतलब है कि आप लोग फ्लूइड को सिर्फ उसकी एनालाइज करके आप अपने डायग्नोसिस की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और फ्लूइड भी है, जैसे सीएसएफ, आप लंबर पंक्चर करके सीएसएफ रिकवर कर लेते हैं, आप सीएसएफ करके आप उसकी सीएसएफ की एनालिसिस करें, सैनुअल फ्लूइड की एनालिसिस, जो भी फ्लूइड्स अवेलेबल हैं, जो भी आप कर सकते हो, तो आप उसको इम्यूनोस्पुटम को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इनकी एनालिसिस, इनकी बायोकेमिकल अल्टरेशन जो बॉडी फ्लूइड्स की है, लेकिन बायोकेमिकल अल्टरेशन के अलावा भी आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल उनको आप स्टेन करें, फ्लूइड आपने ले लिया और उनको आप स्टेन करेंगे। स्टेन कैसे? जैसे मैंने बताया 2 स्टेन्स खास तौर पे, एक ग्राम स्टेन और एक मल्टीपल और स्टेन्स है जैसे हमने, तो ग्राम स्टेन करके आप पता लगा सकते हैं। तो स्टेनिंग के थ्रू भी इवन बैक्टीरिया का को डिटेक्ट किया जा सकता है, तो उसके जरिए भी आप इवन कर सकते हो। अब ना सिर्फ स्टेनिंग, अगर स्टेनिंग से मिल गया आपको तो जस्ट स्टेनिंग सफिशिएंट नहीं, कभी-कभी स्टेनिंग से नहीं मिलता है, फिर हम क्या करते हैं, वो फ्लूइड जो लेबोरेटरी में भेजा गया है उसकी हम कल्चर करते हैं। यानी फ्लूइड को, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, हमें पता है कि बैक्टीरिया है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, कौन से बैक्टीरिया हैं, फिर उसको देखने के लिए फिर हमें करना पड़ता है कल्चर। कल्चर का मकसद है कुछ मीडिया होते हैं जो खास बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके साथ हम क्या करेंगे, वो जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है वो उस मीडिया करते हैं। अब हमें थोड़ी पता है कि फला बैक्टीरिया है, हम 4, 5, 6, 7, 8 मीडियम लेके आएंगे और हर मीडिया पर वो सैंपल लगा दें। वो सैंपल लगा के हम उसको इंक्यूबेटर में डाल दें, उसको बॉडी टेम्परेचर पे रखना है और उसको 1-2 दिन तक हम रखेंगे, क्योंकि उसके साथ हमें पता है कि ये मीडियम कितनी दिनों में बैक्टीरिया को ग्रो कराता है। बैक्टीरिया ऐसे ही ग्रो करेंगे जैसे बॉडी में करते हैं। तो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद जैसे ही आप उस सैंपल को, जो मीडिया को बाहर निकालोगे, तो पता चलेगा कि 6 मीडियम के अंदर जो आपने फ्लूइड रखा था, सेम वहां ग्रो नहीं किया, 7वें मीडियम पे किया इसने। और हमें पता होता है कि इस मीडियम में कौन सा बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया के अंदर जो उसकी जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं कॉलोनीज। तो वो जो मीडियम है उसको कहते हैं कल्चर मीडियम। वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है, ये बने बनाए बनते हैं, ये लेबोरेटरी में मौजूद होते हैं। तो लेबोरेटरी में सिर्फ स्टेनिंग से नहीं, कल्चर से भी आपको पता चलेगा। इसको कहते हैं यहाँ पर क्या, कल्चर, दैट इज कॉल्ड कल्चर। तो इट्स नॉट जस्ट स्टेनिंग बट कल्चर आल्सो, और ये कल्चर यहाँ पर करेंगे उससे भी हमें पता चलेगा। अब ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि आप वहां पर ये सारी चीजें करेंगे, उसके साथ साथ बायोकेमिकल भी, ये नहीं कि सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि बायोकेमिकल भी अल्टरेशंस वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जब आप करेंगे तो काफी नहीं होता ऐसे, कभी कभी आपको फिर यहाँ और बढ़ना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल तो मैंने बताया आपको, स्टेनिंग एंड कल्चर, या फिर उसको आप यहाँ पे देखेंगे कि इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स भी, यानी सीरम के अंदर इम्यूनोलॉजिकली कौन सी एंटीबॉडीज तैयार हुई है। जैसे आपको पुराना खासा किसी को हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, अब कोविड-19 किसी को हो गया, सिम्टम्स उसको इतने हुए नहीं, वो 1-2 दिन में सोर थ्रोट हुआ, कफ हुई, उसको थोड़ा सा फीवर हुआ, वो सेटल हो गया। बाजार को तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो जो डिजीज जो उसको हुआ है, तो उस डिजीज की वजह से उसके अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी। इन द बिगिनिंग्स, शुरू के दिनों में आईजीएम एंटीबॉडीज और उसके बाद आईजीजी एंटीबॉडीज।
अब IgG एंटीबॉडीज का जो सीरम में वो जो टाइटर है उसका पता लगाने के लिए फिर आप ब्लड सैंपल लेके जाएंगे, जहां से वो सीरम निकाल के आपको बताएंगे कि IgG एंटीबॉडीज का ये टाइटर आपके बॉडी में है, ये आपके ब्लड में, हमें पता चल गया है। हालांकि ये डिजीज नहीं, लेकिन अगर किसी को डिजीज है फॉर एग्जांपल और हमें पता चले जैसे टाइफाइड, अगर टाइफाइड की इन्फेक्शन अगर हो गई है, टाइफाइड के सिम्टम्स डॉक्टर ने जब भी एग्जामिन किया तो टाइफाइड के सिम्टम्स ब्लड सीपी से थोड़ा अंदाजा हुआ है कि शायद टाइफाइड है, सिर्फ ब्लड सीपी से पता नहीं चलेगा, एक्समिनेशन से भी पता नहीं चलेगा, एक्सरे से भी नहीं आया, अल्ट्रासाउंड से भी नहीं आया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक्सरे ये हमारा काम नहीं है पैथोलॉजी का, ये काम जो है अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट वो जो इमेजिंग करते हैं उनका काम। यहाँ पर आप देखिए कि जनरल सिस्टमिक पैथोलॉजी में क्या फर्क है। जनरल सिस्टमिक पैथोलॉजी मैंने बताया, जनरल पैथोलॉजी ये फोकस करेगी किसी की फंडामेंटल सेलुलर एंड टिश्यू रिस्पॉन्सेस, यानी फंडामेंटल रिस्पॉन्सेस। अब बैक्टीरिया अंदर गया कौन सा हमें नहीं पता, ये जब आएगा देख लेंगे, वो स्पेसिफिक है। बैक्टीरिया अंदर गया लेकिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपके टिश्यू ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये इन्फ्लेमेशन। सेलुलर रिस्पॉन्स क्या है और उसके साथ साथ उसका वेस्कुलर रिस्पॉन्स क्या है, वेसल ने कैसे रिस्पॉन्ड किया और आपके सेल्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, कौन कौन से केमिकल मीडिएटर्स आए, क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन में क्या प्रोसेसेस होते हैं इन्फ्लेमेशन में। ये नहीं उस बैक्टीरिया के केस इन्फ्लेमेशन हुई, ये नहीं, आम इन्फ्लेमेशन में ये क्या होता है और ये इन्फ्लेमेशन होती क्या है, इसके क्या काजेस होते हैं, इसकी अगर सोइलिंग हो गई तो उसकी वजह क्या है, अगर उसके अंदर पेन है तो पेन की क्या वजह है, वार्मथ है तो वार्मथ की है, और हमेशा रेडनेस होती है जब इन्फ्लेमेशन दो टाइप्स की। ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसका पूरा चैप्टर है। एक को कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दूसरे को कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और इसमें फिर तीसरा चैप्टर उसको कहते हैं रिपेयर एंड हीलिंग, रिपेयर कैसे होती है, इसका क्या प्रोसेस। तो ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। रिपेयर माने किसी भी टाइप की रिपेयर, ये नहीं कि किसी खास डिजीज की वजह से पेप्टिक अल्सर कैसे रिपेयर होता है, नहीं, ये पेप्टिक अल्सर में चल के पता चले, वो स्पेसिफिक में वो सिस्टम। तो ये बेसिक प्रिंसिपल, पूरा साल आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पैथोलॉजी पढ़ा, इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि ये प्रिंसिपल्स आप पढ़ाएंगे तो फिर सिस्टम पैथोलॉजी कुछ आसान लगेगी आपको। जैसे जैसे सिस्टमिक पैथोलॉजी आसान, वो सिस्टमिक पैथोलॉजी आप पढ़ेंगे तो वो फिर कंबाइन हो जाएगी, स्टार्ट होगी। एक्चुअली हमारे पास जैसे मेडिसिन के स्टूडेंट आते हैं, मेरा तो शुरू से यही रहा है कि सबसे पहले जिस ऑर्गन की, जिस सिस्टम को हमने पढ़ाया, जो पढ़ाने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जीआईडी में पढ़ाने जा रहे हैं, और जीआईडी में हम स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल इसोफेगस, तो सबसे पहले इसोफेगस की एनाटॉमी बेसिक, उसकी 4, 6, 8 लाइनों की हो, एक पेज की हो, जितना भी बेसिक एनाटॉमी सबसे पहले की ये। उसके बाद 2, 4, 6 लाइनें उसकी हिस्टोलॉजी, थोड़ा बहुत जीआईडी की उसकी एम्ब्रियोलॉजी को रिकॉल करना के बाद, तुमने जीआईडी की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी, इसोफेगस किधर से आता है, वो जो प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप है उसमें इसोफेगस कहाँ है, उसकी रिकग्नाइजेशन कैसे होती है, आइडिया हो गया। क्योंकि इसको लेके फिर उसके कनेक्टिव एनालिसिस का पता चलेगा। ये करने के बाद फिर इसोफेगस की फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी के बाद जैसे आप आ गए तो फिर इसोफेगस का अब वो पैथोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल एक डिजीज हम करेंगे जैसे बैरेट्स इसोफेगस, हम वो डिजीज जैसे हम जीआईडी में जाएंगे सिस्टम पैथोलॉजी में, बैरेट्स इसोफेगस। अब बैरेट्स इसोफेगस क्या है, तो इसोफेगस की पहले नॉर्मल नट में अच्छे, उसके बाद उसकी हिस्टोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि हिस्टोलॉजिकल चेंज है उसके, हिस्टोलॉजी आनी चाहिए, और उसके बाद हिस्टोलॉजी के बाद फिर आगे चल के उसकी एम्ब्रियोलॉजी भी आनी चाहिए। ये सारी चीजें करके अब आप देखेंगे कि ये बैरेट्स इसोफेगस क्या है। अब पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे, अब जो पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे तो क्योंकि आपको बेसिक वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो एक पेज पर ही अगर ये 4 चीजें मौजूद हो तो फिर आप रियल पैथोलॉजी में आ जाए, फिर आपके लिए आसान। और ये जब आपके लिए आसान हो जाए तो उसके बाद उसको जोड़ दें। अगर ये मामला सर्जिकली मेडिकली ठीक हो सकता है तो मेडिसिन का टॉपिक है, अगर ये मेडिकली ठीक नहीं हो सकता तो फिर ये सर्जिकल है, तो फिर आप थेरेपी को सजेस्ट करें, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर वो मेडिसिन और सर्जरी की रेंज में आ जाएगा। तो आप फर्स्ट ईयर का जो एनाटॉमी है जो आपने फर्स्ट ईयर में किया था, हार्ट का मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह सोचा था आपने, मायोकार्डियल ये सारी, तो ये घसीट के फिर फाइनल ईयर तक चला। तो ये नहीं कि जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा तो ऐसे ही आपका गुजाया होगा, नहीं, ये मिल जाएगा आपस में। तो उसका क्या होगा, उसकी एनाटॉमी आएगी, उसकी हिस्टोलॉजी मिलेगी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी मिलेगी, उसके साथ फिजियोलॉजी, थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री के साथ मेरा 36 काम करा है, लेकिन थोड़ा वो भी चलो, थोड़ा उनको कुछ कर देते हैं, वो फ्लोर पे अच्छा खासा पोर्शन ऑक्यूपाई किया हुआ, तो ये जो है वो, और उसके साथ जोड़ देंगे फिर हम सिस्टमिक पैथोलॉजी, क्योंकि आप सिस्टमिक कर रहे हैं। और सिस्टमिक पैथोलॉजी जब आप करेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसकी ईटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, और जाहिर है वो मैकेनिज्म्स आप पहले ही 3rd ईयर में कर चुके होंगे। ये जब हो जाए आपका पूरा, तो जब आप हो जाएगा तो जाहिर है वो जब आप स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर आप आएंगे तो वहां तो आपको पता है कि उसको कैसे डायग्नोस किया, एग्जामिन कैसे किया, ये वो अलग चीज है। पर वो क्या होगा, उसके साथ आपको वो ऑर्गन कैसे दिखता है, हर चीज आप निकाल के तो नहीं ना बाहर ले आते,
होते हैं। पैथोलॉजी वाले बताएंगे कि क्रॉस अपीयरेंस की कैसी होती है। डायरेक्ट इसोफेगस को आप आंखों से नहीं देखते, लेकिन आपने हो सकता है एंडोस्कोपी में उसको देखा हो, ये क्रॉस अपीयरेंस। लेकिन क्रॉस अपीयरेंस में आपको शक हुआ तो आपने टिश्यू ले लिया। एंडोस्कोपी में यही फायदा होता है ना कि तो ग्रासली देख लेते हैं और दूसरा टिश्यू पकड़ लेते हैं वहां से। दैट विल बी सेंट फॉर द बायोप्सी। ये आपकी माइक्रोस्कोपिक हिस्टोपैथोलॉजी, इसकी स्लाइड तैयार करते हैं, ये स्टेन करते हैं, देखते हैं जैसे आप हिस्टोलॉजी में तैयार करते हैं। वो हिस्टोलॉजी है, ये हिस्टोपैथोलॉजी। वो नॉर्मल को देखते हैं, ये आप एब्नॉर्मल को देखते हैं। इससे आपका डायग्नोसिस हो जाएगा। और साथ में स्पेशल की सीरम भी ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, ये सारी चीजें जुड़ के फिर वो क्लिनिशियन ये सारी रिपोर्टें रखेगा, रख के फिर वो एक नतीजे पर पहुंचेगा और उसको पता है कि इसके लिए हमारे पास अवेलेबल ट्रीटमेंट ये है, ये सजेस्ट करेगा। तो पैथोलॉजी को ऐसे बुलाया जाएगा। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि इसोफेगस सुना हुआ है, बस यहाँ होता है कुछ, इसोफेगस का आइडिया ही नहीं आपको, ना आपको ये पता है कि उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, तो कैसे आप पढ़ पाएंगे? पता होना चाहिए कि उसके हिस्टोलॉजी के अंदर उसका जो एपिथेलियम है, उसके ये मस्कुलेचर होता है, ये फलाना वो कौन से ऑर्गन उसके आसपास होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फिर ये सारी चीजें हर आदमी को पता होती हैं कि इसोफेगस यहाँ है, अगर तो उसके आगे ट्रेक किया, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए पता, लेकिन ये एक सारी रिलेशन का कोई जरूरत नहीं। एक दो मेजर रिलेशन, तो शुरू से ये कहता हूँ कि आप रिलेशन को ऐसे उंगलियों में काउंट नहीं करें। देखिए मेजर रिलेशन क्या है, हार्ट के पीछे से गुजर रहा है अगर, तो लेफ्ट एट्रियम पे आपको निशान डालता हो जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी में तो दबा हुआ है, इसोफेगस ये आपको डिस्फेजिया कराएगा। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। माइट्रल स्टेनोसिस में पेशेंट डिस्फेजिया के साथ आता है, ट्रांसइसोफेजियल अल्ट्रासाउंड कराता है, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है इसका। ट्रेकिया के साथ वो जाहिर है लेफ्ट वेन ब्रोकस के साथ उसका रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसोफेजियल हाइटस, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट, साथ में उसका जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये अब देखो ये सारी चीजें लोगों ने ना ये पैथो वाले नहीं बताएंगे आपको। तभी मैं क्यों कहता हूँ 80% जो जोर है वो बेसिक पे शुगर देने सर वो क्लिनिकली सब पूछ रहे हैं, सर क्लिनिकल पूछ रहे हैं तो क्लिनिकल कहीं भागा नहीं जा रहा। 30 तक भी अभी तक मुझे बताओ यहाँ कोई क्लिनिकल आपको बताया जा रहा नहीं, आपको बेसिक प्रिंसिपल्स कराए जा रहे हैं। लेकिन जब भी आप 4th ईयर में एंटर हो जाएंगे तो वहां पर डिजीज आएगी, और डिजीज के बाद उसकी सजेशन वो जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर होता है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। अब मैं फर्स्ट ईयर में तुम्हें बता दूं तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही तुम देखे डॉक्टर बन जाओ, वैसे ही तुम पहले दिन अपने आप डॉक्टर तो दिख ही लेते हो। मैंने बताया था ना एक मिसाल में कि मेरा दोस्त था, उसकी बेटी आई, उसने मुझे बोला कि आप कल मिले कि आपसे उसको थोड़ा सा गाइड कर लेना, और मैं पहले दिन है तो पहले दिन आके मुझे सर आई एम डॉक्टर आयशा, पहले दिन फर्स्ट ईयर मैंने कहा मीट मी आई एम आइंस्टाइन। लेकिन जब मुझे यहाँ 15 साल हो गए तो फिर तुम अगर डॉक्टर बन गए तो फिर मैं यहाँ आइंस्टाइन हूँ। तो फिर अगर पहले साल में आते ही सही हो, क्योंकि टाइम्स आया ये इसोफेगस ये इतने इंच हो, ये स्ट्रेटिफाइड उसका मतलब एपिथेलियम सारे ये टाइम्स आया करें आप कोई जल्दी करें फौरन, ये फौरन का काम नहीं है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है जो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। वरना छोटी मोटी ट्रीटमेंट तो कंपाउंडर भी कर लेता है, तो उसका थोड़ी ना कोई कोर्स 4-5 साल का होता है, 2 साल में थोड़ा बहुत इंजेक्शन वो पहले ही लगा लेते हैं। हमारा सर्वेंट है वो आईवी इंजेक्शन लगा लेता है, हमें नहीं आती उसको आ जाती। तो कहने का मकसद है कि डॉक्टर का काम जो है वो है, असल चीज जो है वो है डिटेक्ट करके डायग्नोस करना। वो ट्रीटमेंट सजेशन जो है वो तो वहाँ पता होगा उसको कि हमारे सेटअप में कौन कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको तो फंडामेंटल्स जो आप करेंगे ना, सेलुलर रिस्पॉन्सेज वगैरह जितने भी आप यहाँ देखेंगे वो बेसिक कहलाएंगे, वो हो गई आपकी बेसिक पैथोलॉजी, जिसको कहेंगे आपका जनरल पैथोलॉजी, बेसिक प्रिंसिपल्स। एनवायरनमेंट में क्या है, विटामिन ए क्या करता है, फलान, ये हमारा न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी। एनवायरनमेंट में कौन से स्ट्रेसेस हमें फॉलो होते हैं, इसकी वजह से क्या पैथोलॉजी होती है, ये हमारा एनवायरमेंटल पैथोलॉजी। ऐसा है न्यूप्लेसिया, ट्यूमर होते ही क्या है पता तो चले, ये बेनाइन क्या कहलाता है, ये मैलिग्नेंट क्या है, मैलिग्नेंट का जो सेल है वो डिफरेंट कैसे है, ये डिस्प्लेसिया या एनाप्लेसिया, ये क्या चीजें हैं, ये कैसे ट्यूमर्स जो है वो मेटास्टेसिस कैसे होती है, ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स।